राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित आज के इस वेबिनार जिसका विषय है स्वतंत्रता का अधिकार, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। आज के वेबिनार का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जो भी बोलते हैं, विचार व्यक्त करते हैं, कहीं भी भ्रमण करते हैं, हम देश के सामान्य व्यक्ति से लेकर भारत के प्रधानमंत्री तक जो भी टिप्पणी कर सकते हैं, यह अधिकार भारत के संविधान के स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 से 21-22 में हमें दिया गया है। यहाँ तक कि हम जिस संस्था के पदाधिकारी हैं, इस संस्था का फॉर्मेशन भी इसी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही हुआ है। जानेंगे इन्हीं अधिकारों के बारे में बहुत कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता का परिचय करा देता हूँ। आज के वेबिनार के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ हैं माननीय शंभूनाथ झा जी। आप ब्यूरो के पिछले 3 साल से पदाधिकारी रहे हैं, काफ़ी सीनियर पदाधिकारी हैं। वर्तमान में आप NHRCCB बिहार के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। हमारे आज के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ हैं माननीय एडवोकेट दीपिंती राज मैम। आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के रूप में एक टेक कंपनी में कार्यरत हैं। वर्तमान में आप NHRCCB के बिहार प्रदेश लीगल एडवाइज़र महिला विंग के रूप में कार्यरत हैं। आज के वेबिनार की आप मुख्य वक्ता हैं। वेबिनार के कार्यक्रम में सर्वप्रथम हमारे मुख्य अतिथि अगले 5 से 7 मिनट में अपनी बात रखेंगे। इसके पश्चात मुख्य वक्ता आज के इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालेंगी। 7:40 पर प्रश्नोत्तरी का एक सेशन होगा, जिसमें इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल आप कर पाएंगे। आप टेलीग्राम के इसी ग्रुप में मैसेज के माध्यम से भी सवाल पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल को वहां पर ले लेंगे। अंत में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का संबोधन होगा। इसके पश्चात 8 बजे वेबिनार का समापन कर लिया जाएगा। तो आप सभी का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं माननीय शंभूनाथ झा जी को। कृपया आपका माइक ऑन करें और हम सभी को संबोधित करें। माननीय शंभूनाथ झा जी। सॉरी फॉर टेक्निकल डिफॉल्ट। आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि टेक्निकल कारण से मैं अपनी वक्तव्य को नहीं रख पाया। सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभिनंदन करता हूँ आज के इस वेबिनार में, और साथ ही जितने भी हमारे प्रदेश से जो पदाधिकारी आए हैं उन सभी को एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ। और आज की जो हमारी अ, मुख्य वक्ता हैं दीप्तिन राज जी, मैं उसका आभार प्रकट करता हूं कि आज उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय निकाल के और इस वेबिनार को सफल करने में आज उपस्थित हैं। आज का जो वेबिनार का थीम है वो राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 90 टू 20। तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक तो जो मैम आई हैं हमारे मुख्य वक्ता के रूप में, वही विस्तार पूर्वक बता पाएंगे। खास करके हम जो आर्टिकल 21 में हमारे मूल अधिकार को रखा गया है, एवं आर्टिकल 19 में जो कुछ हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो हमारे संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, तो उस पर थोड़ा सा मैं रोशनी डालना चाहूँगा विस्तार पूर्वक। तो जो हमारी मैम है वही बता पाएंगी। तो खास करके जो आर्टिकल 21 में हमारे मूल अधिकार को रखा गया है वो कुछ खास है, और उसको ध्यान देने की बात है कि जैसे कि मत देने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, एकांता का अधिकार, एवं और भी बहुत सारे अधिकार हैं जिसको निहित किया गया है आर्टिकल 21 में। जो खास करके जो आर्टिकल 19 है, जिसको हमारे संविधान का बैकबोन कहा गया है, उसमें जो हमारा खास करके हमारे जो सिटीजन हैं उनके लिए ये अधिकार आरक्षित, इसको आप कह सकते हैं 6 फ्रीडम आवर सिटीजन। जो अ, हमारे ही देश के वासी हैं उसके लिए ये जो अधिकार है, ये आर्टिकल 19 में इनको दिया गया है। इसमें कुछ इस प्रकार से है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार, सभा का अधिकार, संगठन का अधिकार, संचरण का अधिकार, एवं और भी बहुत सारे अधिकार हैं। हम सभी जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं एक बार उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वेबिनार को सफल करने के लिए आप जो दीपिन राज मैम है, उनकी अ, बातों को सुने और उनसे जो ज्ञान है मिलता है उसको प्राप्त करें। धन्यवाद। अब आगे इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए आमंत्रित करता हूं मैं
माननीय मैं एडवोकेट एक बार विक्रम की रिक्वेस्ट राजगुरु। करूंगा प्रभात जैसे जी। कि एक बार अगर आवाज सुन पाए। हाँ सर, आपकी आवाज़ आ रही है, क्लियर आ रही है आपकी आवाज़। ठीक है। गुड मैं इवनिंग एवरीवन। जी, जी मैम, कंटिन्यू कर सकते हैं आप। मैं ऑडिबल हूँ? बिल्कुल मैम, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। जी, थैंक यू। सो गुड इवनिंग एवरीवन, और थैंक यू। आज सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए मैम सारे सॉरी टू एक्चुअली इंटरप्ट यू। आप अपना कैमरा आप ऑन कर लीजिए, पहले ऑन था फिर ऑफ हो गया है। सो सर, ये आपके कैमरा कैमरा ऑन है सर, कैमरा ऑन है। ऑन है कैमरा? ओके हाँ, वीडियो क्लियर दिख रहा है, आप कंटिन्यू करें मैम। ओके। जी। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी NHRCCB के मेंबर हैं उन सबको मैं थैंक यू कहूँगी। और ठीक है, आज एक्चुअली आज टॉपिक है हमारा राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 तक, स्वतंत्रता का अधिकार। कल हमने देखा था कि मैम ने डिस्कस किया था क्या हमारे मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 से लेके 18 तक का बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। उसी का पार्ट है मौलिक अधिकार, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसी का ये पार्ट है, पार्ट 3 में आता है ये, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जैसे हमारे SN झा सर ने कहा कि इसे बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। सो इसका मतलब बैकबोन मतलब ये बहुत ही ज़रूरी है, जिसके बुना पे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इसके बिना कुछ नहीं है। और आर्टिकल 19 के बिना भी हमारी ज़िंदगी भी कुछ नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता जो हमें इसमें मिली है उसके बिना हमारी ज़िंदगी सिर्फ एक एनिमल एग्जिस्टेंस रह जाती। कहने का मतलब कि सिर्फ खाना पीना और सोना। तो ऐसी ऐसी ज़िंदगी हमें नहीं चाहिए थी। इस वजह से लॉ मेकर्स ने ये डिसाइड किया कि हमें कुछ अधिकार दी जाए जिस पे हमारा स्वतंत्रता हो, हम उसे यूज़ कर सके बिना किसी रुकावट के। सो 19 से 22 सारे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लेंदी भी है। मैं कोशिश करूँगी कि शॉर्ट में सारे माइन्यूट चीज़ें जो हैं वो मैं डिटेल में आप लोगों को समझाऊँ और मेंशन करूँ यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 को हम लोग दो पार्ट्स में बांट देते हैं। सबसे पहला आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 कहता है राइट्स ऑफ द सिटीजन के बारे में। मतलब इसका ये मतलब है कि सिटीजन, सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए ये राइट्स अवेलेबल हैं आर्टिकल 19 में, जितने भी अधिकार हैं। मतलब जो भारतीय नागरिक होंगे उनको आर्टिकल 19 वो यूज कर सकते हैं उसके अधिकार। दूसरा पार्ट कहता है आर्टिकल 19 सबसेक्शन 2 से लेके 6 तक, जो बताता है राइट्स ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पे स्टेट्स को राइट्स दिया गया है, स्टेट को कुछ पावर्स दिए गए हैं कि जब सिटीजन्स अपना स्टेट जो है वो ये पावर यूज तब करेगी जब सिटीजन्स अपने राइट्स से बियॉन्ड जाके कोई काम करेंगे। मतलब कि जब सिटीजन्स जो होंगे वो अपनी फ्रीडम का, अपनी स्वतंत्रता का जब गलत इस्तेमाल करेंगे या मर्यादा से बाहर जाके बाद काम करेंगे, नाजायज फायदा उठाएंगे, तब यहाँ पे स्टेट का रोल आएगा कि वो अपने पावर यूज करके सिटीजन्स के पावर को, सिटीजन्स के राइट को कर्टेल कर देगी। मतलब कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर देगी। तो दो पार्ट में है। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1, जो कि हमें 6 राइट्स देता है। सिटीजन्स को 6 राइट्स, 6 लिबर्टीज देता है कि सिटीजन्स इन 6 लिबर्टीज को इंजॉय कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी भेदभाव के। सो पहला है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी। ये आर्टिकल हमें ये कहता है कि हम अपने जितने भी व्यूज़ हैं, अपनी ओपिनियन, अपने आइडियाज़, जो भी हमारा सोच है, बिलीफ है, हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? तो हम लिख के कर सकते हैं, बोल के कर सकते हैं, हम इसे मीडिया के फॉर्म में, प्रिंट करा के, पिक्चर के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने जो भी आइडियाज़, मोटिव है। जैसे कि जब भी कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ निकलती है, हम उसका अगर हमें पसंद नहीं आता तो हम क्या करते हैं कि नेताजी जो भी हैं उनका पुतला जला देते हैं, या फिर इंडिया जीत गया तो फिर हम झंडे लहराते हैं। तो ये सारी क्या चीज़ें हैं? ये हम अपनी ओपिनियन, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं सबके सामने,
और हमें आज़ादी देता है आर्टिकल 19 कि हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। सो इसमें बहुत ही अच्छा आर्टिकल 19 को बहुत ही अच्छे से यूज़ किया है। आप लोगों ने कुछ लोगों ने सुना होगा, न्यूज़ पे भी आया था ये, कि जब आप इस आर्टिकल 19 इतना पावरफुल है, अगर आप इसे तरीके से यूज़ करोगे तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। मतलब कि जब आप अपनी बात रख रहे हो तो सामने वाले की गलती होनी चाहिए और आपको अपनी बात जो है वो एक मर्यादा, एक लिमिट के अंदर रखनी चाहिए। जैसे एक केस आया था, सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट, बहुत ही बड़े एडवोकेट हैं, एडवोकेट प्रशांत भूषण सर के ऊपर 1 रुपए का चार्ज लगाया था। एडवोकेट प्रशांत भूषण सर ने सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में ट्विटर पे एक पोस्ट डाला था कि लॉकडाउन में जस्टिस के लिए जनता तरस रही है और सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो बाइक राइड कर रहे हैं, इवन विदाउट हेलमेट, विदाउट मास्क और विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग। तो ऐसा उन्होंने लिखा था। तो अब क्या है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जज की अवहेलना कर रहे हैं, जो कि एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। तो लेकिन बात यहाँ पे ये थी कि सर ने बहुत ही अच्छे से अपनी बात रखी थी और बहुत ही लिमिट वे में, मतलब जो उन्होंने लिखा था बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में लिखा था। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उन पे सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए का फाइन लगाया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। लेकिन इसमें सीखने वाली बात ये है कि जब हम कुछ बातें, कुछ चीज़ हम रखते हैं तो हमें बहुत ही तरीके से रखना चाहिए ताकि हमारे ऊपर कोई भी तरह का रिस्ट्रिक्शन ना लगे। अगर हम अपनी मर्यादा या हम अपने आज़ादी का एक्स्ट्रा या नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ऑल्सो इंक्लूड राइट टू रिमेन साइलेंट। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम लोग मूवी जाते हैं, मूवी थिएटर, मूवी शुरू होने से पहले नेशनल एंथम प्ले किया जाता है। सपोज अगर मैं नेशनल एंथम प्ले हुआ और मैं स्टैंडर्ड पोजीशन में खड़ी हो गई, सिर्फ खड़ी हो गई, लेकिन मैं गा नहीं रही थी, तो क्या इसका मतलब है कि मैंने नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट की या मुझे कोई सजा मिलेगी? नहीं, क्योंकि एक केस आया था, बिजोई इमानुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नेशनल एंथम के लिए अगर रिस्पेक्टफुली अगर आप खड़े हो जाते हो, मतलब आपका गेस्चर जो है वो नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देने के लिए खड़ा हुआ है, मतलब उस वे में है, तो वहाँ पे कोई भी सज़ा आपको नहीं मिलेगी और ये नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के अंडर भी किसी तरह का गुनाह नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 में फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इंक्लूड है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सर ने एक्चुअली ये कहा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल 19 है, ये यूएस से इन्फ्लुएंस्ड है और यूएस में जो है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इंक्लूडेड है। तो ऑटोमेटिकली उन्होंने ये कहा कि अलग से किसी तरह का आर्टिकल फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको इसी में इंक्लूड करके रखेंगे हम लोग। तो freedom of speech and expression also include freedom of press और freedom right to remain silent। मतलब कि आप फ्रीडम को, प्रेस को भी फ्रीडम है और आप अपनी बात जो है चुप रह के भी अभिव्यक्त कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। दूसरा हमारा जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है, वो है फ्रीडम ऑफ असेंबली। असेंबली कहने का मतलब कुछ लोग जब कॉमन पर्पस के लिए इकट्ठा होते हैं उसे हम असेंबली कहते हैं। पर ये कॉमन पर्पस क्या होगा? जैसे कि किसी चीज़ की रैली, रिलीजियस पर्पस, किसी धरने के लिए, किसी जुलूस में जब निकलते हैं, तो जब लोग यहाँ पे इस पर्पस के लिए इनमें से कोई भी एक अगर इकट्ठा होते हैं तो उसे हम कहते हैं कि ये असेंबली है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी कोई भी असेंबली हम करें, जो हमारा अधिकार है, जब भी कोई असेंबली करे वो हमेशा लॉफुल होना चाहिए। अब लॉफुल किस असेंबली को कहेंगे? जब उस असेंबली में जो असेंबली है वो पीसफुली चल रही हो। दूसरा, वहाँ पे किसी भी तरह का उस असेंबली में कोई भी वायलेंस ना हो, किसी के पास किसी भी तरह का हथियार ना हो। और सबसे लास्ट और सबसे ज़रूरी कि कोई भी असेंबली जो है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लैंड पे होनी चाहिए। मतलब कि किसी भी प्राइवेट प्लेस पे नहीं, किसी के घर पे नहीं, किसी के छत पे नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी पे होनी चाहिए, किसी ग्राउंड पे, मैदान में, इस टाइप से। तो हमारी जो असेंबली है वो लॉफुल असेंबली कहलाएगी। अनलॉफुल असेंबली
जैसे ही अनलॉफुल असेंबली में अगर आप असेंबली करते हो तो वहाँ पे पुलिस जो है आपको सबसे पहले, और अगर पुलिस को ये पता चल गया कि अच्छा आपने जो असेंबली, जो रैली या धरना किया है वो किसी न किसी तरह से अनलॉफुल है, तो वहाँ पे पुलिस आपको सबसे पहले कहेगी कि सेक्शन 129 ऑफ सीआरपीसी के अंदर की डिस्पर्स होने के लिए, मतलब वो जगह खाली करने के लिए। और अगर वो असेंबली के लोग अगर वहाँ पे जगह खाली नहीं करते तो सेक्शन 151 ऑफ आईपीसी के अंडर दे आर कमिटिंग अ क्राइम और पुलिस उन पे चार्जेस लगा सकती है। इसीलिए जब कभी भी किसी को असेंबली करना होता है तो उससे पहले पुलिस से परमिट लेने की जरूरत होती है असेंबली के पहले। नेक्स्ट ग्राउंड हमें कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मतलब कि संगठन की आज़ादी। ये हमारा नेचर होता है कि हम सेम विचारधारा वाले जो लोग होते हैं उनसे हम ज़्यादा बातचीत करना पसंद करते हैं। तो जब ऐसे कुछ लोग मिलते हैं तो वो क्या करते हैं कि एक संगठन बना लेते हैं, एक एसोसिएशन बना लेते हैं। अब ये एसोसिएशन किस टाइप की हो सकती है? कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बन सकती है, पॉलिटिकल पार्टीज बन सकती है, पार्टनरशिप फर्म, कंपनीज, क्लब, ट्रेड यूनियन, ये सारी चीज़ें वो बना सकते हैं। आर्टिकल 19 इसकी स्वतंत्रता देता है उन्हें। बट यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात ये है कि जो एसोसिएशन आप बना रहे हो, ये जरूरी नहीं है कि हर एसोसिएशन को गवर्नमेंट जो है रिकॉग्निशन मतलब कि मान्यता दे ही दे। आपने एसोसिएशन बना दिया इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आपको मान्यता मिल ही जाए। नेक्स्ट फ्रीडम बोल रहा है हमें कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जब हम मूवमेंट की बात करें तो दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं, एक विद इन कंट्री और एक आउटसाइड कंट्री। यहाँ पे हम लोग विद इन कंट्री बात कर रहे हैं। आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दिया है मतलब संचलन की आज़ादी, वो विद इन कंट्री के बारे में बोल रहा है। जब आउटसाइड कंट्री की बात करेंगे तो हम लोग आर्टिकल 21 देखेंगे। तो कह रहा है कि हमें अधिकार है कि विद इन इंडिया हम किसी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में आ जा सकते हैं, हमें कोई रोकेगा नहीं। नेक्स्ट कह रहा है फ्रीडम ऑफ रिसाइड और सेटल डाउन। कहने का मतलब कि कभी कभी हम कहीं भी जाते हैं तो हमें वो जगह इतनी पसंद आ जाती है कि हम चाहते हैं कि हम वहाँ रिसाइड हो जाए, मतलब कि टेम्पररी वहाँ पे हम अब रह लें, या फिर सेटल डाउन हो जाए, परमानेंटली हम वहाँ पे बस जाए। हम ऐसा कर सकते हैं, हमें इस चीज़ की आज़ादी है। इन दोनों, एक्चुअली इन दोनों फ्रीडम की का, इन दोनों सेक्शन सब सेक्शन का मोटिव ये है कि जो इंटरनल बैरियर्स हैं विद इन कंट्री उसे हटाया जाए। मतलब हमें अपने ही देश में एक जगह से दूसरे जगह जाने और रहने की पूरी आज़ादी दी जाए। ठीक है, बस एक चीज़ का, दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि स्टेट चाहे तो हमारे जाने और आने और रहने पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। क्या, क्यों लगाएंगे? जब बात होगी जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट की, मतलब जहां हम जा रहे हैं, हमारे जाने आने और रहने से वहां के पब्लिक को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वहां पे रिस्ट्रिक्शंस स्टेट लगा सकती है। और दूसरा, वहाँ के जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होंगे उनके प्रोटेक्शन में अगर मेरे रहने से उनको कुछ किसी तरह का नुकसान हो रहा है तो उस बेसिस पे भी मेरे रहने और जाने पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए बाय द स्टेट। हेलो, आवाज जी मेरी मैम। आ रही है? हाँ मैम, बिल्कुल आवाज़ आ रही है आपकी। जी, ठीक है। सो शेड्यूल ट्राइब, जैसे थोड़ा बहुत मुझे झारखंड के बारे में पता है कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने शेड्यूल ट्राइब जो आदिवासी लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नियम है कि वहाँ किस आदिवासी का जमीन शायद आउटसाइडर जो है वो नहीं ले सकते, परचेज नहीं कर सकते। ये स्टेट गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे रूल्स बना सकती है। लास्ट फ्रीडम जो है आर्टिकल 19 में, वो हमें कहता है कि हम किसी भी तरह का प्रोफेशन, किसी भी तरह का ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन
ऑप्ट कर सकते हैं। हमें इस चीज़ को कोई रोक नहीं सकता इस चीज़ के लिए। अगर मेरा मन है तो मैं किसी बिजनेस को ऑप्ट करूँ, कोई प्रोफेशन में घुसूँ, आराम से जा सकती हूँ। बट स्टेट यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट लगा सकती है कि जो प्रोफेशन मैं चूज कर रही हूँ, जो ऑक्यूपेशन मैं चूज कर रही हूँ, उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मेरे पास होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बनना है, डॉक्टरिंग करना है, तो मेरे पास एटलीस्ट एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। मुझे एडवोकेट बनना है तो मेरे पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। तो इस तरह के कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है स्टेट लगा सकती है। तो ये हो गया आर्टिकल 19 पार्ट 1, मतलब सबसेक्शन 1 में हमें 6 तरह की लिबर्टीज, 6 तरह की आज़ादी दी गई है जो हम सिटीजन्स जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। बट हम अपने इस राइट्स का मिसयूज ना करें या ज़्यादा ना कर ले, इसके लिए स्टेट के पास भी राइट्स है, पावर है, जो हमारे राइट्स को कर्टेल कर सकती है। तो स्टेट हमें 8 ग्राउंड पे, स्टेट के पास 8 ग्राउंड है, उस बेसिस पे हमारे राइट्स को वो कर्टेल कर सकती है और रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है। जब कभी भी स्टेट की सोवरेटी और इंटीग्रिटी के इंडिया के सोवरेटी और इंटीग्रिटी के को इफेक्ट पड़ेगा हमारे लिखने, बोलने या कहीं भी जाने आने की वजह से, तो स्टेट हम पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है। अगर हमारे बोलने और लिखने की वजह से स्टेट की सिक्योरिटी को खतरा होगा, वहाँ पे फिर हमारे स्टेट जो है हमारे जो भी राइट्स हैं उसको कर्टेल कर सकती है। पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, डिसेंसी और मोरालिटी के लिए, डिफमेशन, हम किसी को इस तरह से लिखे और बोले ना किसी के बारे में जिससे उस वो पर्सन का डिफेम हो जाए, उसको बदनाम हो जाए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि कोर्ट और जजेस के बारे में हम कुछ भी डिसरिस्पेक्टफुल बात पब्लिक पे नहीं कह सकते, ये कोर्ट की डिग्निटी डाउन होती है। तो ऐसी अगर मैं ऐसी ये सारी चीज़ें अगर ग्राउंड फॉल करती है, तो वहाँ पे स्टेट जो है वो अपना पावर यूज करके हमारे राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। सो आर्टिकल 19 ये सारी चीजें बताता है। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन, दोषित से संरक्षण। ये आर्टिकल कहता है कि कन्विक्शन से हम कैसे प्रोटेक्ट करें। बीइंग अ गुड लॉयर, किसी को भी ये चीज पता होनी चाहिए, आर्टिकल 20 और 22, जब हम अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन पर जब एफआईआर लगाने या मुकदमा चलाने से वो पर्सन दोषी नहीं हो जाता जब तक कि कोर्ट उसको ये ना कह दे कि तुम दोषी हो। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे सेक्शंस भी दिए गए हैं जिनसे उन लोगों की राइट्स को हम सेफ गार्ड कर सकते हैं, जिन लोगों ने किसी तरह का क्राइम कमिट किया है या फिर जिनकी ट्रायल जो है वो पेंडिंग चल रही है। जैसे आर्टिकल 20, कन्विक्शन से हम किस तरह से प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो 3 तरह से यहाँ पे दिया गया है, क्रिमिनल मैटर में हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी अपराधी को, 3 बातें कही गई हैं, किसी भी अपराधी को अपराध के समय के कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए, ना कि उसके बाद और ना कि उसके पहले। इसको एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। मैंने 2022 में किसी को बहुत मारा पीटा और हाथ पैर तोड़ दिया। 2022 में कानून ये कहता है कि हाथ पैर तोड़ने की सजा जो है वो 2 साल की है। अब जब केस हुआ है तो ऑब्वियसली एक साल में तो सॉल्व होता नहीं है, 3-5 साल 10 साल तो लग जाते हैं। 5 साल बाद नया कानून आ गया और नए कानून में ये हुआ कि हाथ पैर तोड़ने की सजा जो है वो 5 साल हो गई है। तो अब मुझे किस हिसाब से सजा मिलेगी? तो मुझे हमेशा उस हिसाब से सजा मिलेगी इस मैटर में जब 2022 में मैंने जो क्राइम जब कमिट किया था, तो जिस टाइम मैंने अपराध किया था उस टाइम, उस समय जो कानून था उसके हिसाब से सजा मिलेगी, ना कि 5 साल बाद जो कानून आया है उसके हिसाब से सजा मिलेगी। बट ऐसा है कि टाइम टू टाइम केसेस के थ्रू इंटरप्रिटेशंस भी होते रहते हैं। तो इस चीज में रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी नया कानून जब पारित होता है और जब सजा उसकी कम हो जाती है, किसी भी क्राइम की, किसी भी अपराध की सजा कम हो जाती है, तो अक्यूज्ड को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 2022 में मैंने जो एग्जाम्पल दिया था कि मेरी सजा मुझे 2 साल की मिलेगी हाथ पैर तोड़ने की, 5 साल बाद नया कानून आया और उसमें कहा गया कि हाथ पैर तोड़ना बहुत नॉर्मल है, इस इतनी बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए, 6 महीने की सजा होगी। तो
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अक्यूज को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए कि अगर सजा कम हो रही है तो फिर कम वाली सजा उसे मिल सकती है, मगर ज्यादा वाली सजा उसे नहीं मिलेगी। तो मैं वहां पे लाइबल हूँ, उस मतलब मुझे वो सजा 6 महीने वाली सजा मिल सकती है। दूसरी यहाँ बात सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ कह रहा है कि सबसेक्शन 2 में प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी, कहने का मतलब कि ए मैन शुड नॉट बी पनिश ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। एक ही ऑफेंस के लिए दो दो बार एक ही पर्सन को हम सजा नहीं दिलवा सकते, मतलब कि एक अपराध और सिर्फ एक सजा। कोई पर्सन जो है किसी ने किडनैपिंग किया, किडनैपिंग के ऊपर उसका प्रोसिक्यूशन चार्जेस जो भी लगे हैं, उसको सजा भी मिल गई। अब दोबारा से उसके ऊपर किडनैपिंग की चार्जेस और किडनैपिंग का पनिशमेंट उसे नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो उस पर्सन पे कॉन्स्पिरेसी फॉर किडनैपिंग की सजा दिलवा सकती हूँ, ठीक है। किडनैपिंग की सजा उसे मिल चुकी है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी क्या है, वो एक अलग ऑफेंस है, आईपीसी में अलग से एक क्राइम है कॉन्स्पिरेसी फॉर किडनैपिंग। तो मैं अगर चाहूँ तो दूसरे ऑफेंस के लिए उसको पनिश करवा सकती हूँ, बट द सेम ऑफेंस जो उसकी सजा वो काट चुका है उसके लिए मैं उसे वापस से पनिश नहीं करवा सकती। नेक्स्ट आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 कह रहा है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, खुद के विरुद्ध कोई गवाही नहीं देना है किस। और इसीलिए जब भी जो पुलिस के सामने दिया गया जो बयान होता है वो कोर्ट में एडमिसिबल मान्य नहीं होता। इसलिए मान्य नहीं होता क्योंकि कोर्ट भी जानती है कि मारपीट करके किसी तरह से बुलवा दिया जाएगा। तो इसीलिए ये आर्टिकल यहाँ पे ये इंसर्ट मतलब बताया गया है इस आर्टिकल में कि आप अपने विरुद्ध कोई भी गवाही दोगे तो वो मान्य भी नहीं होगा और आपको अपने विरुद्ध कोई भी गवाही देनी भी नहीं है। एक लैंडमार्क केस आया था इसमें, नंदिनी सतपति वर्सेस पीएल दानी का केस। इसमें एक पर्सन के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हुए थे। पुलिस ने पुलिस स्टेशन में उनको बुलाया और कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दिए उनको आंसर करने के लिए। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया उस क्वेश्चंस को आंसर करने का। पुलिस ने उनके अगेंस्ट जो है 179 ऑफ सीआरपीसी केस लगाया। 179 सीआरपीसी कहता है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आपको उसका जवाब देना होगा। लास्टली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि जवाब देने से मना करना ये आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 में प्रोटेक्टेड है। और जब ये आर्टिकल लगता है तो सेक्शन 179 सीआरपीसी जो है वहां पे इंसर्ट नहीं, वहां पे लगाया नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब हम अपने स्टेटमेंट से अपने विरुद्ध किसी तरह की गवाही देते हैं तो हमें अधिकार है कि हम उस चीज को करने से मना कर सकते हैं। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 सबसेक्शन 3 में ये बोला गया और साथ ही साथ सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी भी सेम चीज बोल रहा है कि अपने आप को अगर एक्सपोज करना मतलब कुछ क्वेश्चंस का आंसर देके अगर मैं खुद को एक्सपोज कर दूंगी तो मैं डायरेक्टली मना कर सकती हूँ कि मुझे ये क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना है। इवन इंडियन एविडेंस एक्ट में 25 सेक्शन 26 27 भी सेम चीज कह रहा है कि हम अपने आप अपने विरुद्ध कोई भी तरह की गवाही नहीं देंगे। बट अगर कोई पर्सन जैसे कोई पर्सन कह रहा है कि मैंने चोरी की, ये कोर्ट में मान्य नहीं होगा। लेकिन वो पर्सन कह रहा है कि मैंने चोरी की और चोरी का सारा सामान जो है मेरी गाड़ी के डिक्की या घर में है और पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है तो उसको उस जगह पे मिलता है। तो ये जितने भी टर्न्स ऑफ इवेंट्स हैं ये सारी चीजों को देखते हुए ये जो है कोर्ट में मान्य होगा क्योंकि वो सारी चीजें सीक्वेंस में बता रहा है। तो यहाँ पे हम उसको मानेंगे कि हाँ उसी ने चोरी की है। अदरवाइज सिर्फ बोलने से हम नहीं मानेंगे कि उसने चोरी किया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 21 राइट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 चाहे कहता है कि भारत या भारत का नागरिक या कोई और मतलब कि जो सिटीजन्स है और जो नॉन सिटीजन्स है दोनों को यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का। दो वर्ड है, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी अलग अलग। पहले हम राइट टू लाइफ देखते हैं। राइट टू लाइफ कहने का मतलब सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस मतलब कि सिर्फ खाना पीना सोना नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक राइट टू लाइफ हर उस चीज से है जिससे एक इंसान को अपनी जिंदगी बेहतर और सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार मिले। वो हर चीज जो उसको जरूरत है उस चीज का वो राइट टू लाइफ का पार्ट है। और इसी तरह केसेस टू केसेस
हमें नए नए जो हमारे जो राइट्स है वो इंक्लूड होते गए। आर्टिकल 21 को ऐसे बहुत ही वाइडर सेंस में यूज करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐड हुई है। जैसे हमें जीने के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, स्वच्छ वातावरण, पानी, ये सारी चीजें तो हमें दिया गया। राइट टू लाइफ, राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, ये हमारा अधिकार है। राइट टू शेल्टर, हमें जीने के लिए स्वस्थ रहने का अधिकार है। तो राइट टू हेल्थ हमारा है, जो कि सरकारी गवर्नमेंट में हमें मुफ्त में इलाज मिलता है। फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाता है। अ, ये सारी चीजें हमें मिला है आर्टिकल 21 के अंदर। अब बात करते हैं दूसरा पार्ट जो पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। पर्सनल लिबर्टी मतलब दैहिक स्वतंत्रता। अगर मुझे इच्छा है कि अकेले रहने का तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, ये मेरा अधिकार है। एकांत मतलब एकांतवास में रहने का, और इसे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, और कोई करेगा तो ये वॉयलेशन होगा आर्टिकल 21 के अंदर। क्योंकि यहाँ पे इंसर्ट कर दिया गया राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी इसमें इंसर्ट किया गया है केसेस के थ्रू। फोन टैपिंग केसेस में हम इन्वेस्टिगेशन में पुलिस फोन टैपिंग करती है तो ये क्या होता है, ये हमारे एकांतवास या हमारे राइट टू प्राइवेसी का हनन है। तो इस वजह से इंक्लूड किया गया कि किसी का भी ये प्राइवेसी जो है वो वॉयलेशन ना हो, वॉयलेट ना हो। इस वजह से राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 में इंक्लूड कर दिया गया। एक बहुत ही आर्टिकल 21 में लैंडमार्क केस था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें भारत सरकार ने मेनका गांधी का पासपोर्ट सीज कर लिया था, उन्हें बाहर नहीं जाने दिया गया था। तो शी वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार, आप इनकी लाइफ नहीं छीन रहे बट इनकी पर्सनल लिबर्टी आप छीन रहे हो, जो कि रीजनेबल नहीं है। क्योंकि इन्हें कहीं भी जाना, इन्हें रोक देना मतलब इनको कहीं भी जाने से मना करना है। तो उसके बाद निकल के आया कि अच्छा राइट टू गो अब्रॉड, राइट टू गो अब्रॉड भी हमारा एक राइट है। तो इस तरह से आर्टिकल 21 में ये सारे अधिकार हमें दिया गया। नेक्स्ट है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A, इस बात पे तो हम सब लोग अग्री करेंगे कि कोई भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में एजुकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए नेल्सन मंडेला ने भी ये कहा है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। सो और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 21A भी हमें राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करता है। जब भी हम किसी आर्टिकल के साथ एक अल्फाबेट जुड़ा हुआ देखते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये किसी न किसी अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट हुआ है। सो आर्टिकल 21A भी 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर इंसर्ट किया गया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि 26 जनवरी 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमें राइट टू एजुकेशन नहीं दिया था? ऑब्वियसली दिया था। पार्ट 4 में आर्टिकल 45 के अंदर हमें राइट टू एजुकेशन मिला था, और ये आर्टिकल कहता है कि 0 से 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। लेकिन आर्टिकल पार्ट 4 जो है वो डीपीएसपी का पार्ट है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन और रिकमेंडेशन देता है। और डीपीएसपी और स्टेट मतलब कि डीपीएसपी में दिए गए आर्टिकल्स स्टेट के लिए मात्र एक गाइडलाइंस है, मतलब स्टेट उसको फॉलो करे या ना करे ये टोटली स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो और वही दूसरी तरफ पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल मौलिक अधिकार है जो हमारे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 3 में किसी भी आर्टिकल का वॉयलेशन होगा तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करेगी कि हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन ना हो। तो हमारे लॉ मेकर्स ने सोचा कि एजुकेशन पे फोकस करने के लिए हमें इसे पार्ट 3 में इंक्लूड कर देना चाहिए, और आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन जो है वो पार्ट 3 में इंक्लूड हो गया, जो कहता है कि 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है स्टेट प्रोवाइड करेगी। और साथ ही साथ आर्टिकल 45 में भी चेंज कर दिया गया कि 0 से 6 साल के बच्चों को स्टेट जो है एजुकेशन और फ्री लीगल सॉरी कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करेगी। इस आर्टिकल में आर्टिकल 21A को परस्यू करने के लिए पार्लियामेंट ने 2009 में राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट भी पास किया था, जिसमें कुछ गाइडलाइंस थे। गाइडलाइंस जैसे कि किसी भी स्कूल में स्टूडेंट और टीचर का रेशियो क्या होना चाहिए, स्कूल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए, वीकर सेक्शंस के जो बच्चे होते हैं उनको प्राइवेट स्कूल में उनके लिए 25% जो है सीट रिजर्व होना चाहिए,
और साथ ही साथ नो डिटेंशन पॉलिसी, मतलब कि 8 क्लास तक के बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा, ऐसी पॉलिसी निकाली गई थी। आर्टिकल 20 नेक्स्ट है आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। सो अरेस्ट और डिटेंशन से हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अरेस्ट तो सब जानते हैं कि हमें अरेस्ट किया जाता है तो हमारी जो राइट्स और लिबर्टीज है उनको कन्फाइन, मतलब कि उन्हें रोक दिया जाता है, हम कुछ नहीं कर सकते। डिटेंशन क्या होता है? देखिए डिटेंशन दो तरह के होते हैं, एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये इसलिए जानना जरूरी है कि दो तरह से पुलिस जो है वो हमें अरेस्ट या डिटेन कर सकती है। पहला कि सबसे पहले कि किसी तरह का क्राइम होता है, मान लो कि बाइक चोरी हुई, मतलब किसी तरह का क्राइम हुआ, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, पुलिस को जो भी एविडेंसेस मिले उन्होंने इकट्ठा किया, एविडेंसेस के बुना पे उन्होंने सस्पेक्ट को अरेस्ट किया, सस्पेक्ट को अरेस्ट करने के बाद कोर्ट्स में ट्रायल चलते हैं, ट्रायल में ये पता चलता है कि अच्छा ये सस्पेक्ट जो है वो गिल्टी फाउंड हुआ है और उसे सजा मिलती है, वो डिटेन हो जाता है। ये एक मैनर हुआ, ये एक प्रोसीजर है जिसको हम लोग कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्राइम नहीं होते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन में पुलिस को किसी इंटेलिजेंस एजेंसी या किसी से भी पता चलता है कि ऐसा कुछ क्राइम होने वाला है, तो शक की बुनियाद पे पुलिस किसी को, एक या दो, जितने भी लोग हैं जो सस्पेक्टेड पर्सन है, उनको पुलिस अरेस्ट करती है और उसके बाद उनको डिटेन करती है। इसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। कोई क्राइम होने से पहले उसको रोक देना, प्रिवेंट कर देना, प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब हम ये देखते हैं कि प्यूनिटिव डिटेंशन में हमारे क्या क्या अधिकार हैं। सो आर्टिकल 22 हमें अधिकार देता है कि जब भी हमें पुलिस पकड़ने आए तो हमारा हक है कि वो हमें अरेस्ट क्यों कर रही है वो ग्राउंड्स हमें बताए। ठीक है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, वो किस ग्राउंड पे, किस बिना पे हमें अरेस्ट कर रही है वो हमें पुलिस को बताना होगा। दूसरा राइट ये है कि लीगल प्रैक्टिशनर जो है वो हमें मुहैया कराना चाहिए बाय द पुलिस। और साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि अरेस्ट के बाद तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। ये जो 24 घंटे हैं ये एक्सक्लूडिंग द टाइम, जर्नी टाइम, मतलब कि पुलिस स्टेशन लाना, पुलिस स्टेशन से मैजिस्ट्रेट के पास जाना, ये जो समय होता है उसको हटा के जो 24 घंटे होगा उसके अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा उस सस्पेक्टेड पर्सन को। सपोज किसी वजह से पुलिस आपको मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोड्यूस नहीं करती है तो वहां पे क्या होगा, पुलिस आपको 24 घंटे से ज्यादा अरेस्ट नहीं कर सकती। ये क्या होगा, पुलिस आपको कस्टडी में जो अगर रखती है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो है ये इलीगल है, पुलिस आपको नहीं रह सकती। जो भी है आपको 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। मैजिस्ट्रेट के सामने अगर आपको प्रोड्यूस कर दिया गया है तो अब मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे कि आपको पुलिस कस्टडी में रखा जाए या फिर जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए। तो ये हो गया कि जब बहुत सारी चीजें, मतलब जो हमारा प्यूनिटिव डिटेंशन है, जो क्राइम हुआ और सजा मिलने तक का, उस केसेस में हमें ये सब राइट्स मिलते हैं। लेकिन अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में हमें अरेस्ट किया गया है तो क्या हमें सारे सेम राइट्स मिलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि सबसे पहला राइट कि जब हमें अरेस्ट किया जाता है तो हमें ग्राउंड्स बताए जाते हैं, इसमें भी हमें ग्राउंड्स बताया जाएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन में। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि अगर पब्लिक सर्वेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट पे लेके कि हमें डिटेंशन अगर वो बताता है तो शायद उसका हम गलत या किसी तरह से कुछ और हम अरेंज कर लेंगे या कुछ और इफेक्ट आएगा, तो पब्लिक इंटरेस्ट में वो हमें डिटेंशन की वजह ना बताए तो भी चलेगा। मतलब उसे जरूरी नहीं है कि वो डिटेंशन की वजह बता ही दे, मतलब अरेस्ट क्यों किया जा रहा है वो ग्राउंड बता ही दे। दूसरा यहाँ पे बोल रहा है राइट कि जो लीगल प्रैक्टिशनर है, जो वकील है, उन्हें मुहैया कराना यहाँ भी अधिकार है। यहाँ भी जो अरेस्टेड पर्सन है उसको लीगल प्रैक्टिशनर मिलेगा। तीसरा, यहाँ पे मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है जैसे कि उसमें जरूरत था। अब यहाँ पे जो सस्पेक्ट है जिसको डिटेन किया गया है उसको 3 महीने तक सीधा सीधा डिटेन किया जा सकता है बाय द पुलिस। ठीक है, और ये डिटेंशन जो है एडवाइजरी बॉडी अगर चाहे तो एक्सटेंड कर भी सकती है या ना भी कर सकती है।
ये जो एडवाइजरी बॉडी होती है वो एक्चुअली हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। तो हाई कोर्ट के जज जो है वो डिसाइड करेंगे 3 मंथ से ज्यादा उनको रखना है या नहीं रखना है, शक की बुनियाद पे। जो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज हैं वो पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट जो भी जो टॉपिक होते हैं उनसे रिलेटेड पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर मिलके लॉ बनाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो पार्लियामेंट ने बनाया था, टाडा सुना होगा आप लोगों ने, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट टाडा, जिसके अंदर संजय दत्त को भी डिटेन किया गया था। तो इस तरह के राइट्स हैं जो कि हम लोगों को जानने चाहिए ताकि इसका गलत कोई इस्तेमाल ना कर ले और जोर जबरदस्ती से हमें कोई ऐसा काम ना करा दे, या हमें पता होना चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। और जब हमें आर्टिकल 19 से 22 तक के जो इतने सारे राइट्स हैं अगर हमें पता होगा तो हमारे जो अधिकार है उसका हनन नहीं हो सकेगा। और अगर होता भी है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 और सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू। आई होप कि मैंने सारी मायने आप लोगों को बताई हैं जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगा। जी मैम, आपने इस विषय को बेहद सर बहुत अच्छे आपकी तरीके से आवाज आपने नहीं आ रही थी, जी मैम, मेरी आवाज़ जा रही है क्या? बहुत कम है। जी मैम, आपने इस मुद्दे को काफ़ी बेहतरीन तरीके से सिंपल तरीके से हम सभी को आपने बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम प्रश्नोत्तरी के सेशन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर आप में से कोई भी पदाधिकारी यदि कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप सवाल अपने कर सकते हैं, और अंत में 5 से 7 मिनट बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को आमंत्रित करूँगा। इसके बाद आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुन पाएंगे। तो आप में से किसी पदाधिकारी के पास कोई सवाल हैं स्वतंत्रता के अधिकार अधिनियम, स्वतंत्रता के अधिकार और आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 से संबंधित, तो आप पूछ सकते हैं। आपके माइक आप ऑन करके आप पूछ सकते हैं, या आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैसेज भेजकर आप वहां से पूछ सकते हैं। मैम, एक मेरा सवाल ये है कि जो बोलने अभिव्यक्ति की आज़ादी भारत के संविधान में दी गई है, इसकी क्या समय सीमा, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? क्या किसी के ऊपर भी टिप्पणी की जा सकती है, या ये काफ़ी विवादित मुद्दों में से रहा है कि कोई व्यक्ति किसी के ऊपर इस तरह से टिप्पणी कर देता है, फिर मानहानि का केस होता है, फिर इस तरह की जो बातें होती हैं, इसकी लिमिटेशंस के बारे में आपकी क्या राय है? इसकी लिमिटेशन के बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए मैम। जी, इसीलिए मैंने बताया था कि एडवोकेट प्रशांत भूषण सर का एग्जाम्पल दिया था कि उन्होंने सोचिए सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में लिखा ट्विटर पे, लेकिन इतने अच्छे से फ्रेम किया, उन्होंने किसी तरह की गाली गलौज नहीं की, किसी तरह का ऐसा अपशब्द नहीं बोला। तो जब आप अपनी मर्यादा में अपने लिमिट में होके कोई चीज एक्सप्रेस करते हो तो आपको आपको उस चीज का बेनिफिट मिलता है, मतलब आपको कोई रोक नहीं सकता उस चीज को करने से। तो जब भी जैसे डिफेम की बात, अगर उसी में अगर किसी और तरह के वर्ड, किसी और तरह की चीज अगर वो यूज कर लेते तो ये डिफेमेशन का केस बन जाता कि सुप्रीम कोर्ट के जज को डिफेम किया जा रहा है। तो जब हम किसी पर्सन को जो बहुत ही लोग मतलब पब्लिक फिगर है, उन लोगों के बारे में अगर कुछ गलत बोलते हैं और वो गलत में नहीं है, मतलब मैंने बोला ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, बट सच्चाई ये है कि कहीं से भी दिख नहीं रहा कि वो गलत में है, तो मुझे डिफेमेशन का केस हो जाएगा। अदरवाइज अगर मैं ये प्रूव कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि फोटो डाली थी और फोटो में साफ दिख रहा था कि कोई हेलमेट नहीं है, मास्क नहीं है और लोग अगल बगल हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रहा लॉकडाउन के टाइम पे। तो इस वजह से उनके ऊपर किसी तरह का डिफेमेशन या कोई चार्जेस नहीं लगाए गए, सिर्फ और सिर्फ फाइन दिया गया। तो जब आप अपनी बात एक लिमिट में होकर बोलते हो, लिमिट कहने का मतलब कि जो ग्राउंड्स है, जो 8 ग्राउंड्स दिए गए हैं स्टेट के लिए कि उस ग्राउंड पे रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, आपको वैसी कोई बात नहीं करनी है जिससे स्टेट की सिक्योरिटी को खतरा हो, इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे कोई खतरा हो, या फिर जो पब्लिक पीस है, मतलब कि आपके बोलने से क्या हो गया कि दंगा हो गया, ऐसी बातें आप अगर कहते हो तो आप पे चार्जेस लग जाएंगे। अदरवाइज अगर आप अपनी बात बहुत ही क्लियर कह रहे हो और सच कह रहे हो तो वहां पे आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आप में से किसी अन्य पदाधिकारी के पास कोई सवाल है तो आप कृपया इस हाँ ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं, और वहां से जी सर, जी मुकेश मिश्रा जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी जी सर, मैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट नरसिंहपुर,
एमपी से। मैडम जी ये पूछना चाह कि जो आपने बोला कि सेम क्राइम के लिए वो नहीं दिया जा सकता, दोबारा सजा नहीं दी जा सकती, तो अगर कोई 5-6 किडनैपिंग होती है मतलब एक ही व्यक्ति द्वारा, तो उसको अलग अलग गिना जाएगा कि एक ही टाइप का क्राइम गिना जाएगा? सॉरी, जैसे आपका सवाल एक बार रिपीट कर दीजिए सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मैडम, जैसे आपने बोला कि सेम चीज के लिए दोबारा सजा नहीं दी जा सकती, तो अगर कोई आदमी अलग अलग मर्डर करता है या अलग अलग किडनैपिंग करता है तो उसको सेम उसमें गिना जाएगा कि अलग अलग में गिना जाएगा? सी, अगर यहाँ पे ये देखा जाएगा कि वो सारी किडनैपिंग एक साथ हुई है कि नहीं, ठीक है। अगर वो इकट्ठे नहीं हुई है तो फिर अलग अलग पनिशमेंट मिलेगी, और एक साथ किया गया है तो फिर उसको अलग मतलब कि एक एक साथ उसको पनिशमेंट मिलेगी। जैसे 7 ईयर्स है किडनैपिंग का पनिशमेंट आईपीसी में, तो उसको इकट्ठे उसको मिला जाएगा। अगर टाइम लिमिट अलग है, जैसे कि अब 2 साल में ये कभी किया, फिर 2 साल के बाद कहीं और से कुछ किडनैपिंग किया है उसने, तो वैसे केसेस में अलग अलग उनको मिलेगा। ऐसे क्या होता है कि सीआरपीसी में जैसे बहुत सारे जब चार्जेस लग जाते हैं तो ज्वाइन कर दिया जाता है ऑफेंस, तो सारे ऑफेंस को ज्वाइन करके फिर उसे सजा दी जाती है। ठीक है। थैंक यू मैम। जिस तरह से चूंकि समय की अपनी बाध्यता भी है, इसलिए आप में से अगर किसी पदाधिकारी के पास कोई और सवाल है तो कृपया आपके मैसेज के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। आप चाहें तो माइक ऑन, अभी सभी का माइक ऑन नहीं है, तो आप मैसेज के माध्यम से हाई लिख के भेजेंगे या सवाल पूछना है ऐसा लिख के मैसेज में करेंगे, तो भी मैं आपका नाम लेकर यहाँ पर आपको अलाउ कर सकता हूँ। तब तक आप सवाल पूछे। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रणधीर कुमार सर को आमंत्रित करता हूँ, कृपया इस विषय पर और हम सभी को संबोधित करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रणधीर कुमार सर। आवाज आ रही है प्रभात जी? जी सर, क्लियर आ रही है सर। सर्वप्रथम आज के इस बेहतरीन सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय शंभुनाथ झा जी और मैडम का बहुत बहुत आभार, क्योंकि जिस प्रकार का हम लोगों को आपने समझाया या एक क्लास टीचर होता है उस तरीके से आपने समझाया, यकीनन अगर की सही बात। हम लोग पढ़ते थे स्वतंत्रता का अधिकार क्लास 8 में, मुझे जहाँ तक याद है 6 हम लोग 19 के अंतर्गत हम लोग पढ़ते थे। और आज हम जिस मंच पर बैठे हैं वह भी कहीं ना कहीं से 19(1)C के अंतर्गत हम लोग बैठे हुए, संघ बनाने का अधिकार के अंतर्गत। आपके इस महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए क्योंकि यह जो है सो सबसे मनुष्य के मूलभूत अधिकारों में हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है यह आती है, और जिसके अंतर्गत हमें बोलने की या अभिव्यक्ति की या फिर भारत के किसी क्षेत्र में भ्रमण करने की या फिर व्यवसाय करने की, बसने का, सभी कहीं ना कहीं से समस्त अधिकारों को हमें समायोजित करती है। और जो विषय हमारे लगातार हमारे द्वारा करवाई जाती है संस्था के द्वारा, उसमें आप सभी को ही हम लोग ज्यादा तरजीह इसलिए देते हैं ताकि आप लोग बेहतर और हमारे संस्था के समस्त अधिकारी सदस्य इसको बेहतर तरीके से समझ पाए। एक चीज जहाँ तक मुझे समझ में आई कि जो हमारे विभिन्न प्रकार के कानूने है, विभिन्न प्रकार के हमारे अधिकार हैं जिस पर हम राइट्स पे बात करते हैं, कुछ कुछ समस्याएं, कुछ कुछ तकनीकी समस्याएं रहती हैं, लोगों की समस्याएं यह भी रहती हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। परंतु इसका इम्प्लीमेंटेशन तो हमारे हक की बात नहीं है, हमारी हक की बात है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लड़ाई लड़ें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम आवाज उठाएं। हमारी कोशिश यह रहती है। बतौर एक संगठन होने के नाते अगर कहीं हम सभी एक मंच पर रह करके अगर कहीं हम इसको एक आवाज उठाएं, जैसे जहां पर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा, तो हमें लगता है कि इन प्रकार की समस्याओं से कहीं ना कहीं से निजात पाया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि न्यायालय, न्यायपालिका या सरकार बातों को नहीं सुनती है, सुनती है। कई केसेस रहती हैं। अभी रिसेंटली एक मामले थे जिसमें हमने जरूरत पड़ने पर मैंने न्यायाधीश महोदय को भी फोन किया था, तो शायद मतलब तुरंत त्वरित उस पर बात भी हुई थी और तुरंत उन पर निर्णय भी लिया गया था।
बात हमारे फोन करने की नहीं थी, बात थी उस घटना की सच्चाई को समझने की, चाहे घटना का जो संबंधित विषय थे उसको समझने की। हम समय समय पर इसलिए इस प्रकार का वेबिनार करते हैं ताकि हमारे समस्त पदाधिकारी अपने अधिकारों को लेकर के हमेशा जागृत रहें, क्योंकि आप जिस संस्था में कार्य कर रहे हैं, जिस संस्था से जुड़े हैं, वो कहीं ना कहीं से संस्था संपूर्ण रूप से मानव के अधिकारों के लिए कार्य कर रही है, और मानव के अधिकारों के लिए कार्य कर रही है तो आपको कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत जानकारी होनी ही चाहिए। पूरी नहीं हो अलग बात है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। कई जगह पर ऐसे भी होते हैं, रिसेंटली एक वाकया, एक घटना मेरे साथ हुआ था। एक सेक्रेटरी रैंक के हायर लेवल के सेक्रेटरी थे, मैं एक बार गया था उनके चैम्बर में मिलने के लिए। तो वैसी कोई बात नहीं थी, बहुत अच्छे हमको बहुत अच्छे मुलाकात सर से बहुत अच्छे हमको मानते भी थे, बहुत अच्छा। लेकिन वो बात बात में एक और ह्यूमन राइट्स संगठन के कुछ आए थे, उन्हें नहीं मालूम था कि ह्यूमन राइट्स संगठन से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं जस्ट बैठा हुआ था ऐसे साइड सर के चैम्बर पे। तो एक ह्यूमन राइट्स के लोग आए, तो ह्यूमन राइट्स वाले से पूछे कि क्या होता है ह्यूमन राइट्स, ये बता दो मुझे। मतलब आप ह्यूमन राइट्स का सवाल लेकर के आए हो, तो क्या है होता है ये बता दो मुझे। मतलब मैं यकीनन, ये शायद मुझे बोलना नहीं चाहिए, हम लोगों की भी कहीं ना कहीं से ये खराब लगता है, एक वर्ड उन लोग नहीं बता पाए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से हमें थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है, और जो इस तरह के संगठन से जुड़े हों, इस तरह के जो संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, उनको थोड़ी बहुत जानकारी जरूर होनी चाहिए, पूरी जानकारी हो या ना हो। मैडम आपका तो संपूर्ण रूप से बहुत बहुत आभार, चूंकि मैंने आपको पहले बोल चुका है कि क्लास टीचर से बेहतर आपने हम लोगों को समझाया है। मैं क्लास 8 में पढ़ा था, दूसरी बार आज इस लेक्चर को मैं सुन रहा था। दूसरी चीज कि हमारे टेक्निकल टीम का बहुत बहुत आभार, चूंकि प्रभात जी का बहुत अच्छा संचालन किए। हमारे राष्ट्रीय सदस्यता प्रभारी संदीप जी का बहुत बहुत आभार, चूंकि बहुत बेहतरीन तरीके से इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग भी लगातार। और इस वेबिनार में उपस्थित समस्त प्रदेश के लगभग, मैं जहां तक देख पा रहा हूं, असम से लेकर के, बिहार से लेकर के, झारखंड से लेकर के, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मतलब तमाम सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के कई पदाधिकारी उपस्थित हैं। और एवं अन्य जो सदस्य व हमारे संस्था के जो पदाधिकारी हैं, सबों को मेरा तहे दिल से आभार। चूंकि कभी कभी आप सभी के साथ में शामिल हो पाता हूँ कार्यक्रम में, और आज सच में शामिल होना मेरा सौभाग्य रहा। आप सभी को मेरा समय की बाध्यता है, आप सभी को मेरा पूर्ण रूप से, और आपको पुनः, शंभुनाथ जी को पुनः धन्यवाद, आभार, नमस्कार। जी सर, बहुत 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 धन्यवाद, आपने हम सभी को संबोधित किया। शंभुनाथ झा जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अगर आप सुन पा रहे हैं और अंत में कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया आप माइक ऑन कर सकते हैं। शंभुनाथ झा जी, क्या बहुत आप बहुत हमें सुन पा रहे धन्यवाद। हैं? सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि समय पे आके उन्होंने हम लोगों को मार्गदर्शन, समय समय पे आके हम लोगों को मार्गदर्शन करते रहते हैं। और आज के वेबिनार की मुख्य वक्ता जो मैम है, उन्होंने अच्छा मार्गदर्शन किया, और मैं समझ पा रहा हूँ कि हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध नियंत्रण ब्यूरो के जितने भी हमारे प्रदेश के से जुड़े जितने भी पदाधिकारी हैं, उन वो सभी मैम से कुछ न कुछ प्राप्त किए हैं आज। मुझे मैम से एक सवाल था कि जो आर्टिकल 19 में उन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी, एक्सप्रेशन के बारे में बता रही थी, तो उसका जो एक्सप्लोरेशन है, क्या किस क्षेत्र में है? जैसे बोलने की आज़ादी, जैसे मीडिया भी इसमें आते हैं, उनको उनका क्या अधिकार क्षेत्र क्या है? खास करके मैं एक पत्रकार जो मीडिया वाले होते हैं उनका क्या है, क्योंकि बहुत सारे हमारे मीडिया कर्मी लोग जुड़े हुए हैं। तो इस क्षेत्र में उनका क्या है? तो एक बार मैम से मैं दोबारा चाहूँगा कि वो इस चीज़ पे रोशनी डालें। जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, एक्सप्रेशन, उसमें बहुत सारे प्रावधान हैं, बोलने का, मौन रखने का, आप झंडा तुलन, उसमें एक और भी है आरटीआई का। तो ये जो मीडिया का भी एक विंग्स है इसमें, कि जो इसी से आर्टिकल 19 से ही हमारा मीडिया जो है वो आता है, उसका क्या अधिकार क्षेत्र है, उसकी कितनी स्वतंत्रता है, क्योंकि एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए हम अपनी चीज़ों को रख पाते हैं। तो ये मीडिया कर्मी के लिए क्या हो सकता है? एक बार इस पर आप अगर दोबारा चर्चा करें तो। जी जी मैम।
क्या मैम सुन पा रही? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। किसी एक बार प्लीज क्षमा चाहता हूँ। मैं आर्टिकल 19 के बारे में, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, एक्सप्रेशन, इस पे आपने एक बार पुनः अगर आप रोशनी डालती तो बेहतर होता है, खास करके मीडिया के लिए, जो आपने एक जी, बताया आर्टिकल था कि 19 के बारे मीडिया में का भी इसमें एक अपना राइट टू फ्रीडम है, तो उसका क्या अधिकार क्षेत्र है, उसका कहाँ तक अधिकार क्षेत्र है? सर मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, मैं इस विषय पर जो मैम ने बताया है इसका एक संक्षिप्त में विवरण भी फेसबुक पे पोस्ट करता हूँ। तो आर्टिकल 19 के बारे में मैं ये जानकारी फेसबुक के माध्यम से पोस्ट भी कर दूंगा, तो आप वहाँ पर भी देख पाएंगे। शंभुनाथ झा जी, ये जो इंडियन प्रेस एक्ट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब करके समझने की जरूरत है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत आती है, मीडिया राइट्स आ रही है, मीडिया आती है, लेकिन कई लिमिटेशंस में उसको रोक भी लगी है। ये प्रेस एक्ट में समझने की जरूरत है ना। उसको हम कोशिश करेंगे कि एक प्रेस एक्ट पे एक वेबिनार ही अलग करवा दें हम लोग, तो अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। एसएन झा सर, एक्चुअली 19 में ये दिया हुआ है फ्रीडम, ये इसलिए इंक्लूड किया कि 1970 और 75 के टाइम जब इमरजेंसी लगा था, तो उस टाइम पे ऐसा था कि प्रेस जो है कोई भी चीज बिना गवर्नमेंट के पूछे और बिना गवर्नमेंट से परमिशन लिए पब्लिश नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस थे प्रेस के ऊपर, और इसीलिए यहाँ पे मतलब आर्टिकल 19 इसलिए यहाँ पे बताया गया कि पहले से ही इंक्लूडेड था, लेकिन क्या था कि लोगों को उतना आइडिया नॉलेज नहीं थी, इस वजह से अलग से फिर एक्ट वगैरह बना ताकि उन लोगों को और फ्रीडम मिल सके। और हाँ, ये थोड़ा बहुत अलग टॉपिक है, इनके ऊपर बहुत सारे मीडिया और प्रेस के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत सारे फ्रीडम्स भी हैं, तो अलग से भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इस टॉपिक को। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लेकर के इंडियन प्रेस एक्ट को पढ़िए, और हम लोग कोशिश करेंगे इस विषय पर हम लोग वेबिनार ही करवा दें, कोशिश करेंगे हम। जी, बिल्कुल सर, पर्टिकुलर जो व्यक्ति की आज़ादी एक्सप्रेशन है, इसमें जो एक पर्टिकुलर मीडिया का जो राइट्स है, राइट टू फ्रीडम, उनका स्पेशली बहुत जानना जरूरी है, उनकी जो फ्रीडम है वो कहाँ तक है। तो कई बार उनकी फ्रीडम की कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी दिनों दिन इसका मुद्दा और भी गरमाया है, माइक ले लेते हैं और खूब बकते रहते हैं दिन भर। ये भी थोड़ा सा मीडिया के राइट्स का दुरुपयोग हो रहा है, ये भी है। तो हम लोग कोशिश करेंगे इस पर एक बेहतर विस्तृत चर्चा हो। प्रेस एक्ट को थोड़ा सा इसको पढ़ने की जरूरत है। अगर कि थोड़ा भी त्वरित में अगर कि आप सभी को जानकारी चाहिए, तो इंडियन प्रेस एक्ट को आप लोग हिंदी में टाइप करके पढ़ने का, समझने का कोशिश करिए, जो मीडिया के लोग हैं। शक्ति सिंह आमली, शंकर सिंह जी आमली, कृपया सभी पदाधिकारी अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। और चूंकि वेबिनार अंतिम क्षणों में है, तो एक सूचना है आप समस्त पदाधिकारियों के लिए। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सभी स्टेट के लगभग सभी स्टेट प्रेसिडेंट और बाकी सभी अन्य प्रमुख पदाधिकारी आज वेबिनार में उपस्थित हैं। सूचना ये है कि 20 वेबिनार, ये आज का 20वां वेबिनार है। दिसंबर माह से 2021 दिसंबर से लेकर अभी तक मई तक, यानी इन 6-5 महीनों में 20 वेबिनार राष्ट्रीय कार्यालय द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं, और उसका श्रेय जाता है NHRCCB की सभी लीगल टीम को, जो अन्य सभी प्रदेशों से, चाहे वो बिहार से हो मैडम, या असम से हो, मध्य प्रदेश से हो, हमारे राजस्थान से सुमन शेखावत मैडम से हैं, या इस टाइप के कई ऐसे होनहार लीगल एडवाइज़र के माध्यम से ऐसे 20 सेशन सफलतापूर्वक आयोजित हुए हैं, जिन सभी के वीडियो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, फेसबुक पर भी अवेलेबल हैं। आप जाकर वो ओल्ड सारे सेशन देख सकते हैं। आगे सूचना ये है कि अब हम इन सेशन को अगले 2 महीने या 3 महीने के लिए विराम देने जा रहे हैं, क्योंकि अभी सभी स्टेट के अपने स्टेट लेवल के प्रोग्राम्स जो है प्रस्तावित है, जिसकी डेट आपको दी जा चुकी है। जैसा कि आप समस्त पदाधिकारियों को पता है कि 29 मई जो आने वाला है, इसको 2022 29 मई रविवार को असम स्टेट लेवल का प्रोग्राम असम स्टेट कर रही है।
तो वहाँ पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भी उपस्थित रहेंगे और असम की पूरा सभी विंग के सभी पदाधिकारी उपलब्ध रहेंगे। जोरहाट में कार्यक्रम होना है, असम जोरहाट में। तो अन्य प्रदेश के पदाधिकारी अगर असम आना चाहते हैं, असम देखना चाहते हैं और कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, तो वो असम प्रदेश अध्यक्ष से कांटेक्ट करें, दिलीप कुमार पाटनी साहब से या निशांत थर्ड साहब से, या और अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद ठीक अगले रविवार को अगला राज्य स्तरीय प्रोग्राम आपका होना है मध्य प्रदेश में 5 जून 2022 रविवार, पर्यावरण दिवस भी है उस दिन। उस दिन का प्रोग्राम प्रस्तावित है मध्य प्रदेश के इंदौर में, जिसमें मध्य प्रदेश की संपूर्ण टीम रहेगी और वहाँ भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का जाना तय है। तो मध्य प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी हैं और अन्य प्रदेशों के पदाधिकारी जो मध्य प्रदेश से लगे हुए प्रदेश है, वहाँ के लोग अगर आप आना चाहते हैं सभी सदस्य, तो आपका स्वागत है। आप मध्य प्रदेश अध्यक्ष से संपर्क करें या हेल्पलाइन पर संपर्क करें। उसके ठीक अगले रविवार को 12 मई को उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम होना है, राज्य स्तरीय कार्यक्रम, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रदेश टीम कर रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी पदाधिकारी होंगे और वहाँ भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का जाना तय है। ये कार्यक्रम 12 जून 2022 रविवार, यानी संलग्न तीनों रविवार को अलग अलग स्टेट में प्रोग्राम है, जहाँ पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की रूपरेखा बहुत अच्छी बनी है, टीम इसको लेकर काफ़ी प्रयासरत है। अभी से उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। असम टीम में काफ़ी उत्साह है कार्यक्रम को लेकर। मध्य प्रदेश टीम भी पीछे नहीं है, अपना 100% देने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश टीम भी बिल्कुल अपना पूरा कार्यक्रम शेड्यूल बनाकर, आज शायद उनकी मीटिंग थी तो उन्होंने भी अपना 100% दिया है और उनका भी चल रहा है। इसके बाद अगले 1 या 2 रविवार छोड़कर हम बात करें तो राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में है, जिसकी अनुमानित तारीख हमने आपको बता दी है कि जून का लास्ट वीक या जुलाई का फर्स्ट वीक। इन 10 दिन के अंदर में प्रोग्राम दिल्ली में आयोजित होना है, जिसकी डेट हम अभी भी फिक्स नहीं कर पाए हैं, जो कि अगले 2-4-8 दिन में होना है। तो आप सभी अपने रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। डेट फिक्स जैसे ही होती है हम आपको अवगत करा देंगे। कार्यक्रम की डेट के बराबर 1 महीने पहले हम आपको डेट दे देंगे कि दिल्ली अधिवेशन की डेट क्या है, ताकि आप सब लोग अपना फ्लाइट का, टिकट का, बस का रिजर्वेशन आराम से करवा पाएँ। तो आप ये चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए कि आपकी बुकिंग में कोई प्रॉब्लम होगी। हम कोशिश करेंगे कि 31 मई या 1 जून तक ही आपको फाइनल डेट दिल्ली अधिवेशन की दे दें। तो ये हुआ दिल्ली अधिवेशन। दिल्ली अधिवेशन में सभी प्रदेश अध्यक्ष को हमने जैसा कि आज मैसेज किया है कि सभी अपने अपने प्रदेश से उत्कृष्ट कार्य करने वाले कम से कम 10 लोगों के रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं, जिन्होंने बेहतर काम किया है। किन लोगों को उसमें अवार्ड जाना है, इसकी सूची भी हम आपको बाद में उपलब्ध करवाएंगे, परंतु ये आप सब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, जो भी प्रदेश की कार्यकारिणी है, आपकी जिम्मेदारी है कि कम से कम 10 लोगों के रजिस्ट्रेशन करवाएं और प्रदेश टीम को तो सभी को आना ही निश्चित है। इसके बाद फिर अगले 2-3 महीने में आगामी और भी प्रोग्राम होने हैं। बिहार वाले भी अपना शेड्यूल बना रहे हैं, बाद में जम्मू कश्मीर वाले भी अपना शेड्यूल बनाने में लगे हुए हैं, गोवा में भी होना, उनका प्रोग्राम अभी बाद में होगा, वो भी हम आने वाले समय में आपको अवगत कराएंगे। तो यही आज की सूचना थी। उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा और जैसा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया, मैडम ने आज जो जिस तरह से वेबिनार किया वो वाकई ऐसा था कि वो एक टीचर बन के स्टूडेंट के टाइप हमें ट्रीट किया, बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ आप समस्त नहीं, पदाधिकारियों एक मिनट जी हाँ। प्लीज कंटिन्यू। राष्ट्रीय अधिवेशन से संबंधित मैं थोड़ा सा, चूंकि अभी अच्छा मंच भी मिला है, मैं सोचा एक बार डिस्कस कर लूं। क्योंकि देखिए, राष्ट्रीय अधिवेशन की डिमांड जो है सो पिछले 2 सालों से चल रही थी, हम लोगों ने भी नहीं करवा पाया था कोविड के कारण। और ये राष्ट्रीय अधिवेशन आप सभी के लिए ही हो रही है और उम्मीद करते हैं कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन में आप सभी आए। और मैं यकीन दिलाता हूं कि राष्ट्रीय अधिवेशन वाकई राष्ट्रीय अधिवेशन जैसा होगा और बेहतरीन होगा। मतलब उसमें हम बेसिकली राष्ट्रीय अधिवेशन को 4 मुद्दे पे फोकस कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स एक सेशन है हमारे पास, दूसरा सेशन वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, तीसरा सेशन हमारे पास ट्राइबल राइट्स है और फोर्थ सेशन हमारे पास है
जो बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन अभी के सिनारियो में देख रहे हैं, वॉर राइट्स जो हमारे पास अभी साइबर, चाहे फिर यूक्रेन वाली जो घटना देख रहे हैं, चाहे न्यूक्लियर अटैक्स वगैरह, सारा जो जिसके अंतर्गत हमारे पास आती हैं साइबर से रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड, वो हमारे पास है। हमारे हर एक सेशन में एक आईएएस या आईपीएस ब्यूरोक्रेसी के एक लोग रहेंगे, एक पॉलिटिशियंस रहेंगे, एक कमीशन के चेयरमैन रहे, या फिर कोई मतलब आप समझ के चलिए कि वो जो पैनल होगी वो एक बेहतरीन पैनल होगी। और टोटल 6 सेशन में हमारा प्रोग्राम है। 10:30 बजे हम शुरू कर रहे हैं, 5:30 बजे हम एंड कर रहे हैं। आपके लिए वही कार्यक्रम में सुबह से लेके शाम तक 10:30 बजे से लेकर के बीच में लंच वगैरह का जो भी है वो वहीं पर है। क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन फी को लेकर किसी को समस्या रही होगी, कोई शिकायत रही होगी, तो मैं उसका भी क्लियरिटी कर देता हूँ। इसलिए चूंकि दिल्ली जैसे शहर में हम लोग कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो संस्था पूरी खर्च को नहीं उठा सकती, इस चीज को आप समझें। एक नॉमिनल चार्ज जो होटल की चार्ज लग रही है वही चार्ज आपसे ली जा रही है। बाकी जो आपकी किट वगैरह है वो संस्था खुद से वहन कर रही है, आपकी किट वगैरह का। तो हम कोशिश करते हैं और हम एक उम्मीद करते हैं कि इस अधिवेशन में आप सभी आइए और इस अधिवेशन को बेहद ही यादगार बनाइए, और आप सभी के लिए भी यादगार होगा। मैं यकीन एकदम इतना तो जरूर कहूंगा आप सभी को। हम कोशिश में है, दो सेंट्रल मिनिस्टर इनॉग्रल सेशन में हमारे पास 1-2 सेंट्रल मिनिस्टर रहे, संबंधित सेंट्रल मिनिस्टर रहे, 1-2 राज्य मंत्री रहे, और समापन सत्र में हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई स्टेट के गवर्नर हों। एज पर एबिलिटी टाइम उसी के कारण हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपके रजिस्ट्रेशन के कारण हम टाइम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे पास एबिलिटी कितने लोगों की होगी। अब पता चला हम 300, 400, 500 लोगों की वेन्यू बुक करा लिए हैं, और अगर कि हमारे पास पहुंच रहे हैं 150 लोग, चाहे 200 लोग, तो हमारे लिए फिर दिक्कत होती है, खर्च, एक्सपेंसेस, बहुत सारी चीजें होती है। इसको आप समझें। आपको डेट शेड्यूल सब 1 महीना पहले एकदम टाइम पे मिल जाएगी, आपके पास बहुत सारी चीजें रहेगी। हमारे पास सोवेनियर भी रेडी हो रही है। सोवेनियर आपके प्रोस्पेक्टस, हमारे पिछले 5 साल का संस्था का संपूर्ण रूप से पूरी डिटेल आपको 5 साल की उस सोवेनियर में, उस प्रोस्पेक्टस में सोवेनियर हमारे उस कन्वेंशन का है। तो उसके अलावा हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो बेहतर कर सकें, बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी आइए उस कन्वेंशन में, आप सभी के बिना वो कन्वेंशन सफल नहीं है। विशेष सहयोग अगर कि कोई चाहे कि कन्वेंशन में हम विशेष सहयोग कर सकते हैं, तो भी आप लोग हेल्पलाइन में संपर्क करिए, क्योंकि इस कन्वेंशन को यादगार बनाने के लिए आप सभी का सहयोग बेहद ही महत्वपूर्ण है। बाकी हेल्पलाइन से आपको बीच बीच में जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो राष्ट्रीय कन्वेंशन हो रहा है, जो हो रहा है, उसके बारे में आपने बहुत सारी जानकारी दी, और माननीय कुमार संदीप सर ने हम सभी को गाइड किया। जो जैसा कि आपने बताया कि आने वाले समय में अभी ये जो ऑनलाइन वेबिनार हो रहे हैं, इन्हें कुछ समय के लिए अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा रहा है, 2-3 महीने के लिए। तो हम काफ़ी, मुझे लगता है कि काफ़ी 1-2 महीने बाद हमारी आपसे इसी तरह के किसी वेबिनार में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपने जो भी गाइडेंस आपने सुने, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा शुभ सुना, रात्रि मैडम। आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे। इन्हीं उम्मीद के साथ आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए इस वेबिनार को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। आशा करता हूँ